Hello students. Today we will learn about the estimation of hardness and about the scale and sludge. तो वाटर एनालिसिस में हार्डनेस को एस्टिमेट करना महत्वपूर्ण काम है और बॉयलर्स में किस प्रकार से स्केल का फॉर्मेशन होता है और स्लज बनते हैं और इसको कैसे रिमूव किया जाए इसके बारे में हम जानकारी लेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो डिटर्मिनेशन हम करेंगे टोटल हार्डनेस का बाय ईडीटीए मेथड, और ईडीटीए जो है वह स्ट्रक्चर हमारे सामने है और किस प्रकार से इस हार्डनेस को हम ईडीटीए की मदद से निकालते हैं वो हम समझते हैं। तो पानी में हार्डनेस का मतलब कि उसमें कितने कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं या उनका परसेंटेज क्या है या उनकी नॉर्मेलिटी क्या है। तो उस क्वांटिटी को निकालना पानी में टाइट्रेशन की मदद से, और इसमें टाइट्रेशन हम यूज करते हैं तो उसके लिए हमने नॉन कंसेंट्रेशन लेते हैं हम ईडीटी का, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटेटाइन या टेट्रा एसिटिक एसिड। अब जो हमारे पास हार्डनेस निकालनी है उसमें हम कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं और हम यूज कर रहे हैं ईडीटीए, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। और ये इसका स्ट्रक्चर है इथाइलिन यानी CH2 ये इथाइलिन और दो एमीन है डाई एमीन, टेट्रा यानी वन, ओवरऑल ये भी आएगा 1 2 3 एंड 4, तो चार इसमें है एसिटिक एसिड। तो यानी चार एसिटिक एसिड की वजह से इसको हम टेट्रा एसिटिक एसिड कहते हैं। और इसमें हम इंडिकेटर यूज करते हैं इराइक्लोम ब्लैक टी, और उसका जो पीएच है वो 10 पे होता है। तो 10 पीएच पे हम इराइक्लोम ब्लैक टी को उस सैंपल में ऐड करते हैं और टाइट्रेट करते हैं। तो उसमें पहले कंडीशन में क्या होता है कि वाइन रेड कलर अपीयर होता है वाटर में। वाइन रेड कलर यानी लाल कलर अपीयर होता है, और वह रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि वह कॉम्प्लेक्स बनाता है किसके साथ? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस के साथ। व्हेन ईडीटीए, तो ईडीटी तो खैर बाद में ऐड करेंगे हम, लेकिन इराइक्रोम ब्लैक टी ऐड करेंगे जब हम वाटर में, सिंपल वाटर में पीएच 10 पर, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ वह एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है और उससे वो कलर बदल जाता है वाइन रेड में। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो वाइन रेड है उसको हम फर्दर टाइट्रेट करते हैं किसके अगेंस्ट? ईडीटीए सॉल्यूशन के अगेंस्ट। और ये ईडीटीए की नॉन कंसेंट्रेशन होती है हमारे पास, और इसको हम प्यूरेट में फिल करते हैं ईडीटीए को ब्यूरेट में फिल करते हैं। कोनिकल फ्लास्क में हम सैंपल लेते हैं और सैंपल में हम सॉल्यूशन में पीएच को 10 कन्वर्ट करते हैं और उसमें हम ऐड करते थे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ईबीटी, इराइक्लोम ब्लैक टी। तो जो वाइन रेड कलर था सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाता है स्टील ब्लू और वॉयलेट कलर में। तो जैसे ही वो कलर में कन्वर्जन आ गया, दूसरे कलर में कन्वर्जन आ गया, तो वही उसका एंड पॉइंट होता है। तो उस एंड पॉइंट से हम अमाउंट ऑफ ईडीटीए रिक्वायर्ड फॉर द टाइट्रेशन मेजर कर लेते हैं, उसका वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं, और वॉल्यूम मेजर करने के बाद हम जो सॉल्यूशन है उसकी कंसेंट्रेशन निकाल लेते हैं जिसमें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा काउंट किया जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हमने देखा। रिएक्शन सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन होगी। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्यूशन में है, तो जैसे ही सॉल्यूशन में कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ ईबीटी ऐड किया जाता है, क्योंकि वाटर में हम ये मान लेते हैं कि कैल्शियम मैग्नीशियम है क्योंकि वाटर की हार्डनेस इन्हीं दोनों आयन की वजह से होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पानी में जो जब ईबीटी के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि कलर होता है जिसका वाइन रेड कलर का। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम ईबीटी के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वाइन रेड कलर का, और फर्दर जब इसको ईडीटी के साथ टाइट्रेट किया जाता है इस वाइन रेड कॉम्प्लेक्स को, तो कन्वर्जन हो जाता है कलर का, किसमें? ब्लू कलर में या वॉयलेट कलर में समटाइम्स। और जो कैल्शियम मैग्नीशियम है वो ईडीटी के साथ एक अलग से कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसको हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि ईडीटी जो है हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और वो कॉम्प्लेक्स अलग से हो जाता है और जो बाकी जो ईबीटी है वो अन्य कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको फर्दर और समझते हैं। हेक्साडेंटेट जो है वो कॉम्प्लेक्स कर बनाता है कैल्शियम मैग्नीशियम को ट्रैप करके, और सेंटर में होता है मेटल, और मेटल में चारों तरफ से ट्रैप कर लेता है ईडीटी।
These are compounds in which there is a central metal atom surrounded by the ligands. The central metal atom is a Lewis acid. ये सेंट्रल मेटल है, एसिड है, क्यों है? क्योंकि इट कैन ऑक्यूपाई द इलेक्ट्रॉन पेयर एज वेल बिकॉज इट हैज अ इलेक्ट्रॉन लेस स्पीसीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंट स्पीसीज हम इसको कहेंगे। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम और मेटल इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज, तो वो इजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए उसको हम लुईस एसिड कहते हैं। एंड द लिगेंड, जो कि लिगेंड हमारे पास ईडीटी है, वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसलिए उसको हम बोलते हैं लुईस बेसिस। अब इसकी केमिकल रिएक्शन थोड़ा और समझ लेते हैं। जो टाइट्रेशन हो रही थी, टाइट्रेशन के समय क्या रिएक्शन थी? हमारे पास ईडीटीए का सॉल्यूशन था। ईडीटीए एक्वस सॉल्यूशन कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है। कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है तो जो कैल्शियम है उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और सॉल्यूशन में आयन दे देता है, और यही रिएक्शन मैग्नीशियम के लिए भी होती है। जब एंड पॉइंट की रिएक्शन होती है उस वक्त जो ईडीटीए सॉल्यूशन है वो वाइन रेड मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो इंडिकेटर के साथ होता है वो कन्वर्ट होके स्काई ब्लू में कन्वर्जन हो जाता है और इंडिकेटर अलग से निकल जाता है। तो ये मेन कंडीशन है कि जिसमें टाइट्रेशन हुआ और ईडीटीए ने कैल्शियम के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाया, और जितना कंजम्पशन ईडीटीए का होगा हम उतना मानते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्यूशन में होगा। जब टोटल अमाउंट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम कंज्यूम हो जाएगा तब जाके हम उसको बोलेंगे कि वो एंड पॉइंट होगा, क्योंकि ईडीटीए उतना ही सॉल्यूशन में रिएक्शन के लिए लगेगा जितना उस सॉल्यूशन में, अननोन सॉल्यूशन में कैल्शियम और मैग्नीशियम पहले से होगा। So this is a simple reaction in which we can easily find out how much amount of the EDTA is required to neutralize or titrate the calcium and magnesium ion present in the unknown solution. नाउ अब हम देख लेते हैं जो ईडीटीए है वो कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है मेटल के साथ। ये सेंट्रल एटम में मेटल एटम है, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम का सेंट्रल मेटल एटम है। इससे मेटल को ट्रैप कर लेता है ईडीटीए। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ईडीटीए का है, क्योंकि ईडीटीए में हेक्साडेंटेड एलिमेंट कहते हैं, तो 6 जगह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है एम को, यानी मेटल को, जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर इसीलिए इसको लुईस एसिड बोला गया है। इट कैन ऑक्यूपाई lone pair of electrons from the different centers. तो जो ईडीटीए है वो ईडीटीए इस सिस्टम में कैल्शियम और मैग्नीशियम को ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करने के बाद यहाँ देखेंगे हम, ये डायमीन वाला पोर्शन है, ये एसिटिक एसिड वाला एक पोर्शन है, दूसरा एसिटिक एसिड वाला पोर्शन है, ये तीसरा एसिटिक एसिड वाला पोर्शन है, और ये फोर्थ वन एसिटिक एसिड का पोर्शन है। और ये जो पोर्शन है ये पोर्शन है डायमीन का, इथाइलिन, सॉरी डाई इथाइलिन का है, ये इथाइलिन का है, ये डायमीन का है, 1 2 3 4 टेट्रा एसिटिक आयन। तो ये ईजीटीए इस मेटल को या कैल्शियम और मैग्नीशियम को यहाँ पर सेंटर में ट्रैप करता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इस कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो होगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसे होगा देख लेते हैं। ये हमारे पास मान लेते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम है ये अलग कलर से है, इसमें 4 डिफरेंट 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट सेंटर्स हैं हेक्साडेंटेड होने की वजह से। अभी यहाँ पे हमने देखा कि चारों तरफ से एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता कैसे है। और ऑक्टाहेड्रल का मतलब है कि उसके 8 फलक होंगे। 8 फलक कैसे होंगे? ये अगर सेंटर है, इस सेंटर में हम देख रहे हैं, इस सेंटर में 1 2 3 4 5 और 6 6 डिफरेंट पोजीशंस में एटम्स जुड़े हुए हैं, जिसको हम लिगेंड का एटम अटैच्ड हम इसको बोलेंगे। लेकिन इस वाले केस में एडीटीए के एक में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, दूसरे में ऑक्सीजन है, तीसरे में नाइट्रोजन है, फोर्थ में नाइट्रोजन है, फिफ्थ में फिर ऑक्सीजन आ गया, सिक्स में ऑक्सीजन। ये 4 जगह पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 2 जगह नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब हम इसको सब सेंटर्स को अटैच करते हैं, जोड़ते हैं, तो इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, क्योंकि 4 फलक ऊपर हैं। अगर हम इस वाले फलक को देखें, ये एक फलक है, ये दूसरा फेस है, और इसके दूसरे इस एंड की तरफ एक फेस और आ गया, एक उस एंड से एक फेस आया। यानी अगर हम इस पूरे सिस्टम के अपर वाली साइड की तरफ ध्यान दें तो हमारे पास 4 फेसेस दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। उसी तरीके से 4 फेसेस नीचे हमें दिखाई देंगे, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्ट्रा। 8 फेसेस होने की वजह से इस स्ट्रक्चर को हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पे नाम देते हैं। तो जब मेटल सेंट्रल एटम जो है इसका वह कैल्शियम और मैग्नीशियम होगा, तो ईडीटी इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हम बात करते हैं जो ईबीटी का फॉर्मूला है, वो ईबीटी का केमिकल फॉर्मूला ये हमारे सामने दिखाई दे रहा है। इसको हम बोलते हैं
ये भी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सोडियम, क्योंकि इसमें सोडियम लगा हुआ है, 1 हाइड्रोक्सी, 2 नेफ्थाइल एजो, 6 नाइट्रो, 2 नेफ्थॉल, 4 सल्फोनेट, जिसको हम कॉमनली जानते हैं इराइक्रोम इरिक्रोम ब्लैक टी। इरिक्रोम ब्लैक टी हम इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें देखिए इसका कॉमन नेम है, और इसका अगर केमिकल हम फॉर्मूला देखें तो इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है इसका, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, और जिसमें कि 1 हाइड्रोक्सी, ये 1 हाइड्रोक्सी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और 2 नेफ्थाइल एजो, इसको हम बोलते हैं एजो, 6 नाइट्रो, 6 पोजीशन पे यहाँ नाइट्रो अगर आ गया तो 4 सल्फेनेटो, ये यहाँ पे सल्फेनेटो आयन है। तो ये इस तरीके से इसका नाम लिया गया, और इसको हम बोलते हैं इरिक्रोम ब्लैक टी। अब मेथड क्या है, बेसिकली इनिशियल स्टेज में हम क्या करें, टाइट्रेशन जब होता है तो टाइट्रेशन के वक्त हम कोनिकल फ्लास्क लेंगे, कोनिकल फ्लास्क में हम ऐड करेंगे 50 ml, हम हो सकता है 20 ml लें, क्योंकि कैलकुलेशन में जितना हम वॉल्यूम टेकन अनु ऑफ जो वॉल्यूम टेकन है उसकी हम अमाउंट ले लेते हैं। 20 ml हो सकता है, 10 ml हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। और 50 ml हमने लिया कोनिकल फ्लास्क में, इसमें हम ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, क्योंकि हमने इसको पीएच बनाना है 10, पीएच 10 बनाना है इसको, इसका पीएच, तो पीएच हम 10 का इसमें ऐड करेंगे, और ईबीटी का जो सॉल्यूशन है उसको इसमें ड्रॉप वाइज ऐड कर देंगे। जैसे ही हमने कोलिकल फ्लास्क में ईबीटी और बफर सॉल्यूशन ऐड किया तो उसके साथ हम कलर में कन्वर्जन आ जाता है, जो वाइन रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। उस वाइन रेड में कन्वर्ट होने के बाद हम इसको टाइट्रेट करते हैं ईडीटी के साथ, और ईडीटी के साथ टाइट्रेट करने पर ये जो रेड कलर है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टील और या स्टील ब्लू और वॉयलेट कलर में। जब ये कन्वर्जन होता है तो उसी को हम बोलते हैं एंड पॉइंट। एंड पॉइंट में हम फाइंड आउट कर लेते हैं द वॉल्यूम ऑफ एन ईडीटीए यूज्ड। तो ईडीटीए जो वॉल्यूम है उसको यूज हम निकाल लेते हैं, और N1 V1 के कैलकुलेशन से हम इस ईडीटीए में जो अननोन सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द नोन कंसेंट्रेशन ऑफ ईडीटीए। तो इस बेसिस पे ये प्रोसेस है जिसमें हम टाइट्रेट करके उस अननोन सॉल्यूशन का, उस वाटर का हम हार्डनेस निकाल सकते हैं, कि जितना उसमें ईडीटी होगा उसी रेशियो में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन भी होंगे, यानी जितना ईडीटी कंज्यूम होगा उतना ही कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्यूशन में होगा। तो वही कंपैरिजन हम लेके इस अननोन सॉल्यूशन का हम हार्डनेस एस्टिमेट कर सकते हैं। तो दिस इज सिंपल मेथड जिसमें हम ईडीटीए एज अ टाइट्रेंट यहाँ पे हम ले लेते हैं, और हम इसको ब्यूरेट में फिल करते हैं, और ब्यूरेट में फिल करने के बाद इसको हम टाइट्रेट कर लेते हैं बड़ी कंफर्टेबली। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब स्केल और स्लज की हम बात करेंगे, जब बॉयलर्स, खास तौर पे हम इंडस्ट्री में देखेंगे तो बॉयलर्स होते हैं, बड़े बड़े बॉयलर्स, जो कि हीट को हीट दी जाती है उन बॉयलर्स में, उसमें होता है वाटर, तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उस स्टीम से टरबाइन घुमाई जाती है और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जाती है। तो इंडस्ट्रियल जो वाटर एप्लीकेशन है उसमें बॉयलर्स में जब यूज किया जाता था तो स्केल और स्लज का फॉर्मेशन होता है। Boilers are used in industries as a steam production. Water continuously evaporates, which turns into steam. And during this process, तो क्या होगा, पानी उबलेगा, उबलने के बाद स्टीम में कन्वर्ट होगा, लेकिन जो सॉल्ट उस पानी में है, जिनको हम डिजॉल्व सॉल्ट है जो है, वो भी प्रोड्यूस होते हैं साथ साथ में, क्योंकि पानी के साथ सिर्फ स्टीम ही नहीं, उसकी जो सॉल्ट है वो भी डिजॉल्व होके उसके बॉटम में आ जाएंगे। तो जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कौन सी, जो डिजॉल्व सॉल्ट है, तो वो क्या होते हैं, बॉयलर की वॉल्स पे चिपक जाते हैं। जब पानी को उबाला जाएगा तो उसमें स्टीम प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी, स्टीम प्रोडक्शन के साथ सॉल्ट भी डिजॉल्व होंगे, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ने पर वो उसकी दीवार पे लग जाते हैं और थ्रोन आउट ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, ये पानी के साथ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में निकल जाते हैं। तो बॉयलर्स को क्या हो जाएगी, समस्या आ जाएगी, क्योंकि वो उस समस्या में स्केल और स्लज बनना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे पानी बॉयल होगा, और बॉयल होगा, ये देख रहे हैं हम पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन हमारे पास है, ये बॉयलर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसमें पानी है अंदर, और ये लूज प्रेसिपिटेट अभी हम बात कर रहे हैं वाटर इसके अंदर रखा हुआ है, ये बॉयलर्स के वॉल हैं, हमने इसको हीट अप किया, पानी उबला, पानी उबलने के बाद स्टीम में कन्वर्जन हुआ, इसका स्टीम कन्वर्ट हो गई, वो तो हमें आउटपुट मिल गया, लेकिन जो इसके अंदर प्रेसिपिटेट है जो लूज होता है उसको हम स्लज कहते हैं, और जो प्रेसिपिटेट
टाइटली बाउंडेड होता है उसको हम स्केल कहते हैं। इसको थोड़ी देर में आगे बात करते हैं। तो जो हार्ड कोटिंग इस वॉल की लेयर में लग जाती है, उसकी वजह से इस बॉयलर में ट्रबल आ जाता है, क्योंकि पूर्ण रूप से यह स्टीम में कन्वर्जन नहीं हो पाता। इस प्रकार की सिचुएशन अराइज हो जाती है जब हम देखते हैं कि बॉयलर्स में पानी जब यूज किया जा रहा है तो वो उसके वॉल्स के अंदर एक प्रकार का डिजॉल्व सॉल्ट चिपक जाता है, और वही डिजॉल्व सॉल्ट फर्दर बॉयलर को कमजोर कर देता है, और बॉयलर की डिफरेंट डिफरेंट ट्रबल्स इसके अंदर पैदा हो जाती हैं। वो क्या होती हैं, थोड़ी देर में हम आगे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केल। स्केल बनता कैसे है? जब पानी इवोपरेट हुआ, व्हेन वाटर इज इवोपरेटेड इन बॉयलर, तो स्टीम बनी कंटिन्यूसली, तो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ा। ये हम पहले बात कर चुके हैं। जैसे जैसे कंसेंट्रेशन एक सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंचता है, सॉल्ट जो होता है बॉयलर के इनर सरफेस में आना शुरू हो जाता है। सॉल्ट है जो इनर के, जो डिजॉल्व सॉल्ट है वो वॉल के, बॉयलर के वॉल के इनर सरफेस में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है जो हार्डली टाइटली बाउंडेड होते हैं, उनको कहते हैं हम स्केल, जो आसानी से नहीं निकल पाते। लेकिन दूसरा होता है स्लज, जो लूज होते हैं, स्लिमी प्रेसिपिटेट होते हैं, बॉयलर में आसानी से निकाले जा सकते हैं, उनको हम कहते हैं स्लज। जिसमें एग्जांपल है मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या बनाता है? हार्ड स्केल बनाता है, और डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, देखिए तो पीएच कम कर देता है। जो अगर वाटर में हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, इसको हम बॉईल कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो ये कन्वर्जन हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। लेकिन साथ साथ में HCl बना देता है। तो जब HCl बनेगा तो ये पीएच उसका कम कर देगा, क्योंकि एसिड है, तो पीएच कम कर देगा, तो उस बॉयलर की जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो साथ साथ में मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो भी हार्ड स्केल बनाता है। जब हम ये पानी के सरफेस पानी में होता है और हीट जब होते करते हैं पानी को, तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है हार्ड स्केल बनाता है। कैल्शियम सल्फेट भी हार्ड स्केल बनाता है बॉयलर की सरफेसेस, मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है लो टेम्परेचर पर, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो इस तरीके से जो स्केल फॉर्मेशन है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हमारे सामने है। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इवन मैग्नीशियम क्लोराइड, all are responsible for the formation of sludge, and sometimes it forms scale। तो ये देख रहे हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात करते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमारे पास है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है, डिपॉजिट फॉर्म में आ जाता है, CO2 गैसेस फॉर्म में निकल जाती है। तो इस तरीके से जितनी भी सॉल्ट हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट वे में सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं जब स्केल बनेगा तो क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। स्केल बनता है तो वो एक तरीके का इंसुलेटर हो जाएगा। कहाँ पर? उस बॉयलर के वॉल पे जब चिपक जाएगा तो इंसुलेटर की तरह काम करेगा। तो क्या करेगा? वाटर और हीट के बीच में एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर पानी को गर्म करने के लिए हीट की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी। Scale provides an insulator wall between heat and water, hence more heat is required to boil the water. A portion of fuel goes waste। बहुत सारा जो उसमें हम ईंधन लगा रहे हैं वो बर्बाद चला जाता है, क्योंकि बीच में तो क्या आ गया? स्केल आ गया। स्केल आ गया तो क्या होगा? उसकी हीट डायरेक्टली उस वाटर तक नहीं पहुंच पाएगी। एक्स्ट्रा मटेरियल रिड्यूसेस द एफिशिएंसी। जो उसमें आ रहा है अतिरिक्त जो सॉल्ट बन रहे हैं वो उसकी कार्य क्षमता को कम कर देंगे। परफॉर्मेंसेस ऑफ बॉयलर बाय चोकिंग ऑफ पाइप्स, तो पाइप चोक हो जाएंगे तो उसका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। इट लोअर्स द बॉयलर सेफ्टी, बॉयलर की सेफ्टी, बिकॉज ओवर हीटिंग कॉजेज डिस्टॉर्शन ऑफ मेटल स्ट्रक्चर ऑफ बॉयलर, तो उसमें बैगिंग हो जाएगी। एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन ऑफ स्केल कैन कॉज अ डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन, वो बॉयलर फूटने की कगार पे हो सकता है, फट भी सकता है। स्केल्स लोअर द पीएच, स्केल बन रहा है तो पीएच कम कर देगा, एसिडिटी बढ़ेगी। फेरिक आयन जो कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, तो हम जानते हैं रस्टिंग बॉयलर में इजीली हो जाएगी, क्योंकि पीएच रस्टिंग को, कोरोजन को बढ़ा देता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि डिसएडवांटेज तो हटाया कैसे जाए। तो हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि या तो हम उसको वायर ब्रशेस से स्क्रैप करें तो वो हट सकता है, पहला केस। और इट कैन बी रिमूव बाय गिविंग थर्मल शॉक्स टू बॉयलर्स, बॉयलर को थर्मल शॉक दिया जा सकता है। स्केल्स रिमूवल कैन बी अचीव बाय डिसॉल्विंग इट इनटू केमिकल, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें डिसॉल्व करेंगे तो
वो डिजॉल्व हो जाता है। तो यानी हम डायरेक्टली केमिकल उसमें ऐड करेंगे बॉयलर में तो वो स्केल डिजॉल्व किया जा सकता है। स्केल प्रोड्यूसिंग एलिमेंट कैन ऑल्सो बी रिमूव बाय एडिंग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। After adding complexing agent, the formation of soluble complex takes place. For example, कैल्शियम सल्फेट बाइट ईडीटी। अगर हम पानी के अंदर ईडीटी डाल देते हैं तो ईडीटी कैल्शियम को क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। कैल्शियम मैग्नीशियम को ट्रैप करने पे वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसका अलग से सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ स्केल नहीं हो सकता है। अनदर मेथड इज ब्लो डाउन प्रोसेस। ब्लो डाउन प्रोसेस क्या होती है? इट इज सिंपली एक्सचेंजिंग स्केल कंटेनिंग वाटर बाय फ्रेश वाटर। जो यानी जो पानी है उस पानी को एक्सचेंज कर देते हैं फ्रेश वाटर से। वो पानी वेस्ट में चला जाता है और फिर नए पानी से हम स्टीम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये तो रिमूवल ऑफ स्केल की बात रही। हम बात करते हैं स्लज की। स्लज के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? वेस्टेज ऑफ फ्यूल द सेम वे इज अ प्रोमिनेंट प्रॉब्लम, क्योंकि स्लज जो होता है पुअर इंडिकेटर कंडक्टर होता है हीट का, तो कुछ पोर्शन हीट का इसमें वेस्ट हो जाएगा। बॉयलर इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगी। स्लज जो है वो बॉयलर की इनर वॉल में डिपॉजिट हो जाएगा। इस स्टीम जो प्रोड्यूस हो रही है वो डिक्रीज हो जाएगी उसका प्रोडक्शन। एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ स्लज विच लोअर्स द बॉयलर सेफ्टी। बॉयलर की सेफ्टी को कम कर देगा। इट सेटल डाउन एंड क्लॉग द सर्कुलेशन ऑफ वाटर। समटाइम इट गेट्स चोक्ड द पाइप रिजल्टिंग इंक्रीज्ड डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन। पीएच कम होगा, हम पहले ही बात कर चुके हैं। बॉयलर में कोरोजन बढ़ जाएगा, वो केमिकली और इलेक्ट्रोकेमिकली उस मटेरियल को डिके कर देगा, कमजोर कर देगा। ये डिजोल्व सॉल्ट में जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर वो होते हैं तो उसकी वजह से चीजें बढ़ जाती हैं। इट इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस एंड प्रेजेंस ऑफ फ्री एसिड्स। तो हम इसको कैसे प्रिवेंट करें? प्रिवेंशन है कि हम क्या करेंगे कि स्लज फॉर्मेशन कैन बी चेक्ड बाय द विड्रॉइंग पोर्शन ऑफ स्लज कंटेनिंग वाटर एंड रिप्लेसिंग विद फ्रेश वाटर, जो अभी हमने बात की ब्लो डाउन प्रोसेस करेंगे। या हम उस बॉयलर में पहले से ही सॉफ्ट वाटर डालेंगे, मींस द वाटर इज फ्री फ्रॉम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन विच आर बेसिक एलिमेंट विच आर बेसिक आयंस फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्लज एंड स्केल। तो हम पानी ही पहले सॉफ्ट वाटर ले लेंगे तो कुछ कम हद तक कम हो जाएगा स्केल और स्लज का फॉर्मेशन। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कर लेते हैं बॉयलर में डालने से पहले पानी का, और वो स्लज फॉर्मेशन बना देगा, क्योंकि हमने कहा कैल्शियम मैग्नीशियम और सिलिका उसमें से रिमूव किए जा सकते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हार्ड वाटर को एस्टिमेट किया जाता है, किस प्रकार से स्लज बनते हैं और किस प्रकार से स्केल बनते हैं। और स्केल और स्लज बॉयलर की सेफ्टी को कम कर देते हैं, उसकी फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ा देते हैं, इफिशियंसी कम हो जाती है और इफिशियंसी कम होने के साथ साथ उस बॉयलर से प्रोडक्शन हीट का कम हो जाता है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट ये है कि पानी को हम पहले से ट्रीट करके उसमें डालें और उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम और सिलिका जो है उसको हम रिमूव करके उस वाटर को यूज करें, तो जिससे कि बॉयलर की सेफ्टी बढ़ेगी, उसके हीट प्रोडक्शन कंजम्पशन अच्छा होगा और इजीली उसका इफिशियंसी बढ़ जाएगी, स्टीम प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये था इस लेक्चर का एंड पार्ट। If you like this lecture, just share it to your near and dear ones, and like the video, subscribe it, and thanks for watching.